डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 165। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, टेल मी वन थिंग। भागकर शादी कौन करते हैं, ये बात पता भी है तुम्हें? भागकर शादी वो लोग करते हैं जिनका परिवार उनकी शादी के लिए तैयार नहीं होता, या फिर जिनका परिवार उनके प्यार के खिलाफ होता है। जब तुम्हारा परिवार तुम्हारे और मेरे खिलाफ नहीं है, जब मेरा परिवार मेरे और तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तो हम भागकर शादी क्यों करेंगे? जरा बताओ मुझे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे एडवेंचर के लिए। तुम सोचो ना, हमारी शादी अगर हम भाग कर करेंगे तो कितनी अमेजिंग होगी, कितना मजा आएगा। तुम तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। जस्ट इमेजिन तुम्हारी और हमारी भाग कर शादी हो। माय गॉड, हम तो सोच सोच कर खुशी से पागल हो रहे हैं। चलो ना, सच में भागकर शादी कर लेते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है और तुम मुझे भी अपने साथ पागल करके छोड़ोगी। हम कोई भागकर शादी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट फिलहाल हम शादी नहीं कर रहे हैं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसकी कॉलर को पकड़कर खींचते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय अभी भी नहीं करेंगे? अभी शादी नहीं करेंगे तो कभी शादी करेंगे? हमें अभी शादी करनी है, मतलब करनी है। अरे यार, 18 साल के हो चुके हैं हम, तुम भी तो बूढ़े हो चुके हो। सोचो, अगर हम शादी नहीं करेंगे जल्दी तो हमारे जल्दी बच्चे भी नहीं होंगे। हमारे बच्चे तुम्हें डैडी कहने की जगह पर तुम्हें दादाजी कहेंगे। कैसा लगेगा तुम्हें? हम और हमारा बच्चा साथ में चलेगा। सब लोग सोचेंगे कि हम तुम्हारी बड़ी बेटी और हमारा बेबी तुम्हारा छोटा बेबी है। नहीं नहीं नहीं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय मुझे दादाजी कहेंगे? क्या मैं तुम्हें 400 साल का बूढ़ा आदमी लगता हूँ? मैं बस तुमसे 6 साल बड़ा हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, 6 साल बड़े हो? पूरे 6 साल? मतलब तुम बूढ़े हो चुके हो। अब तक तुम्हारे 2 बच्चे हो जाने चाहिए थे। मतलब तुम लगभग 25 साल के होने वाले हो और हम 18 साल के हो चुके हैं। तुम्हें लगता है कि ये शादी की उम्र नहीं है? अरे, तुम्हारी उम्र में पिछले जमाने में आदमियों के 4-4 बच्चे हो जाते थे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भान खा ली हो। मतलब पागलों की तरह बातें क्यों कर रही हो तुम? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, हम पागलों की तरह बातें कर रहे हैं? हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बात को तुम अब पागलों की बात कहोगे तो हम क्या करें? हम सच कह रहे हैं, चलो ना भाग कर शादी कर लेते हैं। हमारा दिल बहुत कर रहा है। अमानत अस्तित्व से ऐसे भागकर शादी करने के बारे में कह रही थी जैसे उसके लिए ये कोई चॉकलेट खाना हो। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो मेरी बात। सोचो, अगर हमने भागकर शादी कर ली तो तुम्हारे डैडी और तुम्हारी मम्मा को कैसा लगेगा? वो दोनों तो हमारी शादी के लिए रेडी थे। हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें। अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनके सपने को तोड़ दिया है तो उन्हें तकलीफ होगी। क्या तुम चाहती हो कि उन दोनों को तकलीफ हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। उसे कुछ सोचते हुए देखकर अस्तित्व ने सुकून की सांस ली। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम तो ये भूल गए थे, हमें नहीं करनी है, तुम अकेले कर लो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम सच में अनबिलीवेबल हो। क्या बोलती हो और क्या नहीं, तुम्हें खुद समझ नहीं आता। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मासूमियत से कहा, अरे यार, हम क्या करें? हमारे दिमाग में जो आता है हम तुम्हारे सामने खुलकर रख देते हैं। अब अगर हम हमारे दिल की बातें तुमसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे शेयर करेंगे? अगर तुम चाहते हो कि हम हमारे दिल की बातें किसी और से शेयर करें तो हम करने के लिए तैयार हैं। बताओ, क्या हम हमारे दिल की बातें किसी और से शेयर करें? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, इडियट लड़की, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, इसलिए अब शांति से बैठ जाओ। जब देखो तब बकवास करती रहती हो। अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, तुम ना सच में बहुत बुरे हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, अब चुपचाप बैठो, मुझे कार चलाने दो, वरना हमारा पूरा दिन और पूरी रात रास्ते पर बीत जाएगी। मुझे ऑफिस जाकर एक बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। अमानत ने कहा, अब हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, हमें हमारे घर छोड़ दो।
हमारा बैग सुमन ले जाएगी। वैसे भी उसमें था तो कुछ नहीं, बस आईडी कार्ड था जो कि कोई चुराने नहीं वाला। अब सब लोग जानते हैं कि हम किसकी डॉटर है। सब लोग अब हमसे डरते हैं। कहते हुए अमानत हंसने लगी। उसकी बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, अच्छा तो तुम खुश हो कि सब लोग तुमसे डरते हैं? अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, खुश तो नहीं है बट ये ट्रीटमेंट एंजॉय कर रहे हैं। बस सब लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हो तो थोड़ा अजीब लगता है। पर अब हमें इन सब की आदत हो गई है। वैसे भी कभी ना कभी तो सबको पता चलना ही था कि हम हमारे डैडी की बेटी है। हमें प्राउड फील होता है कि हम हमारे डैडी की बेटी है। हमारे डैडी के नाम से सब लोग हमें जानते हैं। हमें इस बात की भी खुशी होती है। हम बस ये नहीं चाहते थे कि सब लोगों को लगे कि हम अपने डैडी के नाम का यूज़ करके सबके साथ बदतमीजी करते हैं, सबके साथ लड़ाई करते हैं, इसलिए हम हमारे डैडी के नाम का यूज़ नहीं करते थे। पर अब जब डैडी का नाम सामने आ चुका है तो हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमारे रास्ते में नहीं आएगा, कोई हमें परेशान नहीं करेगा, कोई हमसे पंगा नहीं लेगा। सब लोग हमसे डर कर रहेंगे, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। खैर छोड़ो, हमें जल्दी से घर ले जाकर छोड़ दो। हमें अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना है। वैसे भी बहुत दिनों से मम्मा के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। मम्मा को शादी के लिए मना लेंगे और फिर तुम्हारे साथ सबके सामने शादी कर लेंगे, क्योंकि भागकर शादी करने का प्लान सच में बहुत बुरा है। अस्तित्व ने अपना सर हिला दिया और अमानत को लेकर राठौर की तरफ चला गया। आधे घंटे के बाद राठौर मेंशन के सामने उसकी कार आकर रुकी। अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सुनो ना। अस्तित्व ने गर्दन को टेढ़ा करके अमानत की तरफ देखा, जो कि पैसेंजर सीट पर मासूम सा चेहरा बनाकर बैठी हुई थी। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, सुन रहा हूँ, बोलो जो बोलना है। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, इधर आओ ना, कुछ कहना है। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्या पता तुम मेरा फायदा उठा लो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, सच में तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हम बस तुम्हें अपने पास आने के लिए कह रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या हम इतने ज़्यादा खतरनाक हैं जो तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? सुनो ना, हमारे पास आ जाओ ना। अमानत का मासूम सा चेहरा देखकर अस्तित्व ने उसके पास आते हुए कहा, कहो। अस्तित्व को अपने पास देखकर अमानत ने जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर आगे बढ़कर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आई लव यू सो मच सो मच सो मच। कहते हुए अमानत भागने ही वाली थी कि अस्तित्व ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, बट आई लव यू मोस्ट। कहते हुए उसने अमानत के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होठों को चूमने लगा। उसने कुछ देर के बाद अमानत के होठों पर बाइट करके उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए कहा, अगर किस ही करना था तो होठों पर करती, गालों पर कौन किस करता है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें पता था कि अगर हमने तुम्हारे होठों पर किस किया तो तुम खुद से किस नहीं करोगे, पर तुम्हें इस तरह से बाइट करने की क्या ज़रूरत है। हमारे प्यारे प्यारे लिप्स तुम्हारे इस तरह से बाइट करने की वजह से सूजकर लाल हो जाते हैं। तुम्हें पता भी है कितना दर्द होता है। अमानत की शिकायत को सुनकर अस्तित्व ने इंटेंस तरीके से उसे देखते हुए कहा, बताओ मुझे कितना दर्द होता है। अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत 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 ज़्यादा दर्द होता है, पर दर्द से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इतनी ज़्यादा खुशी कि हम बता भी नहीं सकते। खैर छोड़ो, अब हमें जाना है। कहते हुए अमानत अस्तित्व को खुद से दूर करने लगी। अमानत की लाख कोशिशों के बाद भी अस्तित्व उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। ये देखकर अमानत ने अस्तित्व से कहा, क्या कर रहे हो मिस्टर हैंडसम। अमानत के मुंह से नया नाम सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, और कितने नए नाम लेने हैं तुम्हें मेरे। अस्तित्व की बात पर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप ही इतने हैंडसम कि हमारे मुंह से अपने आप ये निकल गया। वैसे है तो आप हमारे प्रिंस चार्मिंग ही। अमानत के प्रिंस चार्मिंग और हम आपकी सिंड्रेला। हम तो हमेशा से आपकी सिंड्रेला थे, हमेशा आपकी सिंड्रेला रहेंगे, इसलिए किसी और को आप सिंड्रेला मत कहना, ओके। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे अलावा किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं हूँ, किसी और से बात क्या करूँगा। अब जल्दी से उतर जाओ वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अमानत ने मुस्कुराकर अस्तित्व की तरफ देखा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। उसके वहां से जाते ही अस्तित्व ने गहरी सांस ली और अपने आप को नॉर्मल करके सीट पर अपनी आंखों को बंद करके लेट गया। उसने खुद से कहा, मैं बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा अमानत राठौर, तुम बहुत जल्द ही अमानत अस्तित्व शेखावत बन जाओगी। कहते हुए अस्तित्व कार स्टार्ट करके वहां से चला गया।
अमानत उछलते कूदते अंदर आ गई। उसे देखकर मन्नत, जो कि लिविंग रूम में टीवी देख रही थी, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई अमानत? मन्नत की बात सुनकर अमानत जाकर उसके पास बैठ गई। उसने मन्नत की गोद में अपना सर रखते हुए कहा, मम्मा, हमें मैथ के टीचर ने क्लास से बाहर कर दिया। उसके बाद हमें अंकल मिल गए। हम अर्नव अंकल के साथ पानी पूरी खाने के लिए चले गए। उसके बाद हमें वहां पर लंगूर मिल गया। लंगूर हमें वहां से यहाँ लेकर आ गया, इसलिए हम घर आ गए। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, मैथ के टीचर ने क्लास से बाहर क्यों किया, जरा बताना। अमानत ने मासूम सी आवाज में कहा, हमारी कोई गलती नहीं, हमने कुछ नहीं किया था। उसने बेफिजूल में क्लास से बाहर कर दिया। वो ना हमसे जलते हैं, क्योंकि जो वो पढ़ाता है वो हमें पहले से आता है, इसलिए वो हमसे हमेशा जलता रहता है। इसमें उसकी गलती है मम्मा, उसे कुछ नहीं आता और हमें सब कुछ आता है, तो अब हम क्या करें? इसमें जलने की क्या बात है? पर वो जल जल के कोयला बन गया है और अभी भी जल रहा होगा, क्योंकि हम उसे सॉरी कहे बिना वापस आ गए। आपको तो पता है ना आपकी प्यारी से बेटी कितनी प्यारी है। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कितनी प्यारी और कितनी समझदार हो, हमारी बेटी का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। इतना प्यारा बच्चा दुनिया में होगा ही नहीं। मन्नत की बात सुनकर अमानत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी मन्नत ने उसके कान को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, बदमाशियां करने के बाद टीचर पर इल्जाम लगाना आपसे कोई सीखे। मन्नत के कान मरोड़ने की वजह से अमानत ने दर्द से कराहते हुए कहा, मम्मा मम्मा छोड़ो, दर्द हो रहा है। मम्मा क्या कर रही हो? छोड़ो, दर्द हो रहा है। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसके कानों पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसके कान को और अच्छे से मरोड़ते हुए कहा, अच्छा, तो फिर ऐसी हरकत क्यों करती हो जिसकी वजह से हमें आपका कान मरोड़ना पड़े? जब देखो तब बदमाशी, जब देखो तब उल्टी सीधी हरकतें। आपकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती रहती है, इसलिए अगली बार से क्लास में ध्यान देना, अच्छे से पढ़ाई करना, ताकि कोई टीचर आपको बाहर ना निकाले। जरूर कोई ना कोई कांड किया होगा। समझ नहीं आता कि आपको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम क्या है। बचपन से लेकर आज तक हमेशा पढ़ाई को लेकर आपकी शिकायत सुनते आ रहे हैं। आपको पता है आपके भाई की शिकायतें कभी नहीं आई। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने कहा, क्योंकि भाई डैडी पर गए हैं और हम आप पर गए हैं। आप भी तो पढ़ाई में खराब हो। हम भी बिल्कुल आपकी तरह पढ़ाई में खराब है। एपिसोड 166। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, तो अब आप अपनी पढ़ाई ना करने का इल्जाम हम पर लगा रही है। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम सच कह रहे हैं। आप हमारे कान को खींच खींच कर लंबा मत करो, वरना हमारे प्रिंस चार्मिंग हमारी जगह पर किसी और लड़की को पटा लेंगे, और अगर ऐसा हुआ ना तो हम रो रो कर बाढ़ लाकर रख देंगे, देख लेना आप। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, आप बहुत बदमाश हो चुकी है। कहते हुए मन्नत ने अमानत के गालों को छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये सब छोड़िए, हमें ये बताइए कि आप अस्तित्व के साथ घूमने जाने की जगह पर घर वापस क्यों आ गई? जब आप ऑलरेडी क्लास बंद कर चुकी तो घूमने के लिए जाना चाहिए था ना। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, हमने तो कहा था, पर वो लंगूर हमें घुमाने के लिए लेकर गया ही नहीं। बोलता है कि जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लेकर नहीं जा सकता? हमें सच में गुस्सा आया था मम्मा पर, फिर हम क्या करते हैं? उसने कहा कि जरूरी काम था और उसने कहा कि हम उसका जरूरी काम कंप्लीट होने तक उसके ऑफिस में सो जाए, उसके बाद वो शाम को हमें घुमाने के लिए लेकर जाएगा, तो हमने भी मना कर दिया। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने अपने सर को हिलाते हुए कहा, हमें आपसे यही उम्मीद थी, आपके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। खैर छोड़िए, जाकर अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, अब हम थोड़ी देर के लिए गार्डन में बैठ जाते हैं, वैसे भी शाम हो चुकी है। मन्नत की बात सुनकर अमानत मुंह फुलाते हुए अपने रूम में चली गई। मन्नत ने खुद से कहा, पता नहीं ये शैतान लड़की का क्या होगा। हे भगवान, थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दीजिए हमारी बेटी को। दूसरी तरफ अस्तित्व के ऑफिस में अस्तित्व इस वक्त कई सारे लोगों के सामने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बेहद सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसने उन सब को घूरते हुए कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, अधीरा शेखावत पर नजर रखो, उसके साथ कौन बिजनेस कर रहा है और वो फिलहाल किसके साथ क्या कर रही है। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फिर तुम लोगों को पता कैसे नहीं चला कि वो उन लोगों के साथ हाथ मिला चुकी है? अस्तित्व की बात सुनकर उसके सामने बैठे एक आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस, हमने पता लगाने की कोशिश की थी, पर अचानक से सब कुछ हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आया, और जब तक हमें पता चलता आपको सब कुछ पता चल चुका था। अपने सामने बैठे आदमी की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा,
अगर जो बात मैं खुद से पता लगा सकता हूँ वो बात भी तुम लोग पता नहीं लगा सकते तो तुम लोगों का कोई काम नहीं है। आज से तुम लोगों को मेरे लिए काम करने की जरूरत नहीं है, गेट लॉस्ट। उसकी बात सुनकर वो सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन सब ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। अस्तित्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, अगली बार गलती करने के लिए मैं तुम्हें अगला मौका दे ही नहीं रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि इस वक्त मुझे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में कुछ ऐसा कर दूं जो कि तुम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक ना हो, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अस्तित्व का गुस्सा देखकर वो लोग चुपचाप वहां से चले गए। उन सब के जाने के बाद अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद करके गहरी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है अधीरा शेखावत, तुम मुझसे जीत जाओगी? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कहते हुए अस्तित्व ने अपना मोबाइल उठाकर अपने नाना जी का नंबर डायल कर दिया। 2-3 रिंग के बाद दूसरी तरफ से अधिराज शेखावत ने कॉल उठाते हुए कहा, आखिर चल क्या रहा है अस्तित्व आपके दिमाग में? जो हमने सुना वो सच है ना? अधीरा जेल से छूट चुकी है ना? अगर अधीरा जेल से छूट चुकी है तो फिर उसे किसने छुड़ाया? आपने तो कहा था कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, फिर उसे कौन छुड़ा सकता है? जो सालों पहले हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। हमारे पास जीने के लिए आप इकलौता सहारा बचे हैं। अधिराज की बात सुनकर अस्तित्व ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आपको ये न्यूज़ किसने पहुंचाई? मैंने आपसे कहा था ना, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं हमारे दुश्मनों को अकेला संभालने के लिए काफ़ी हूँ नाना जी। आपको फिक्र करने की और खुद की तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आराम कीजिए और सो जाए। अधीरा शेखावत के साथ मुझे क्या करना है ये अच्छे से जानता हूँ और उसकी मदद करने वाला कौन है ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी ने कहा, अस्तित्व जो करना है कीजिए, पर यह ध्यान में रखिएगा कि अब आपकी जिंदगी में अमानत भी है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे साथ अमानत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको अमानत के बारे में सोचकर करना है जो कुछ भी करना है, क्योंकि हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं, पर अमानत के साथ आपको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी से कितने लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। इस बार जो कुछ भी होगा अधीरा शेखावत को होगा, आप शांति से आराम कीजिए। कहते हुए अस्तित्व ने कॉल कट करके खुद से कहा, अधीरा शेखावत, पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती कर दी थी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। कहते हुए अस्तित्व टेबल पर रखे हुए पेपरवेट को टेबल पर घुमाते हुए कुछ सोचने लगा। कॉलेज में सुमन ने लेक्चर अटेंड करने के बाद अमानत के बैग को उठाते हुए कहा, अब तो मुझे ये लेकर जाना होगा। आखिर मैडम तो अब आने नहीं वाली, शायद घूमने के लिए गई होगी। मेरा वाला तो मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर जाता ही नहीं। सुमन खुद से बात करते हुए क्लासरूम से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे सामने से आ रहे आदित्य उपाध्याय नजर आए। प्रोफेसर को देखते ही उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने खुद से कहा, लगता है कि लंगूर फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगा। माना कि गलती हो गई, पर बार बार बदला लेने की जरूरत क्या है? अगर मैथ का प्रोफेसर ना होता तो अब तक इसका सर फोड़ चुकी होती। आदित्य कहीं से भी प्रोफेसर नहीं लगता था। उसकी उम्र 25-26 साल के आसपास लगती थी। वो देखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था। ऐसा लगता था कि अगर वो मॉडलिंग भी ट्राई करे तो आसानी से वो एक सुपर मॉडल बन सकता है, पर फिर भी कॉलेज का प्रोफेसर था, ये बात थोड़ी हैरानी वाली थी। सुमन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने कहा, डरो मत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पनिशमेंट इसलिए नहीं दी क्योंकि तुमने बाहर मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैंने पनिशमेंट इसलिए दी क्योंकि तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी, और मैं अपनी क्लास को लेकर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ। मुझे पढ़ाई को लेकर लापरवाही करने वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आदित्य की बात सुनकर सुमन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सर जी, समझ गई। कहते हुए सुमन वहां से जाने ही वाली थी कि आदित्य ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ जो स्टूडेंट थी वो वापस नहीं आई। क्या उसे पता नहीं है कि इस तरह से बिना इजाजत के कॉलेज से जाना गलत बात होती है? आदित्य की बात सुनकर सुमन ने पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, वो प्रिंसिपल सर से पूछ कर गई थी। कहते हुए वो वहां से चली गए। कुछ दूरी पर जाकर उसका ध्यान वेदांत पर चला गया। वेदांत को देखकर सुमन दौड़ते हुए जाकर वेदांत के सामने खड़ी हो गई। वेदांत ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन? सुमन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
मुझे लेने के लिए आए हो। अब जब सच सामने आ चुका था तो वेदांत, सौरभ और अस्तित्व कॉलेज नहीं आ रहे थे। वैसे भी उन्हें कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा कि लड़कियां ताड़ने के लिए आया हूँ? वैसे देखो, लड़कियां मुझे ताड़ रही है। अगर तुम चाहो तो मैं भी किसी को देख सकता हूँ। वेदांत की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा? सुमन को इस तरह से गुस्से में देखकर वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, और दो बैग। ये तो अमानत का बैग है ना। वो कहाँ है? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अपने मजनू के साथ चली गई। जैसे मेरा मजनू मुझे लेने के लिए आया है वैसे उसका मजनू भी उसे लेने के लिए आया था। अब चलो यहाँ पर मुझे और टाइम पास नहीं करना। कोई जंगली जानवर मुझे घूर घूर कर देख रहा है। सुमन की बात सुनकर वेदांत ने कहा, व्हाट? सुमन ने कहा, अरे कार में बैठो, बाद में बताती हूँ। कहते हुए सुमन जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। वेदांत जाकर ड्राइविंग सेट पर बैठ गया और कुछ ही देर में उनकी कार वहां से निकल गई। कुछ दूरी पर खड़ा आदित्य उपाध्याय उन दोनों को ही जाते हुए देख रहा था। उन दोनों के जाते ही उसने खुद से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ? कहते हुए उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके आसपास नजरें घुमा कर देखा और कुछ दूरी पर जाकर एक कार की पिछली सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही कार स्टार्ट होकर वहां से निकल पड़ी। कार के स्टार्ट होते ही उसने अपना मोबाइल निकाला और उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर जल्दी से कॉल उठा लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे ढूंढ लिया है मॉम, और फिक्र मत कीजिए। उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया है उसके बदले में उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से जो कुछ भी आपके साथ पापा के साथ हुआ है उन सब का बदला आपका बेटा लेकर रहेगा। वो जिस लड़की से प्यार करता है उस लड़की के बारे में मैंने पता लगा लिया है। अमानत राठौर नाम है उसका। अस्तित्व राठौर की जान और अथर्व राठौर की बेटी, अब वही हमारा हथियार बनेगी। कहते हुए आदित्य के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ से उसकी मां ने कहा, तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। अस्तित्व ने कभी तुम्हें देखा नहीं, इसलिए ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन चांस है। अपनी मां अधीरा शेखावत की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, उपाध्याय सरनेम लगाने के बाद वो चाहकर भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। वैसे भी दुनिया की नज़रों में तो आपका कोई बेटा है ही नहीं। कहते हुए आदित्य ने अपनी आंखों को बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, पर आपके बेटे को पता है कि आपने उसके लिए क्या किया और क्या नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, जो कुछ भी उसने आपके साथ किया है उन सब का हिसाब मैं उससे लेकर ही रहूंगा। वैसे वो लड़की देखने में उतनी भी खूबसूरत नहीं है जो इतना हैंडसम लड़का उसके पीछे पड़े, पर जरूर कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर, तभी वो उसके प्यार में पागल होकर यहाँ पर आ गया है। सारे काम छोड़कर वो यहाँ पर सिर्फ उस लड़की के लिए आया है। इसका मतलब वो लड़की स्पेशल है और उस स्पेशल लड़की को मुझे कैसे उससे दूर करना है, बस अब ये सोचना है। कहते हुए आदित्य ने मोबाइल को स्पीकर पर कर दिया और गैलरी को ओपन करके अमानत की तस्वीर को देखने लगा। अमानत भले ही ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी पर वो दिखने में काफी क्यूट थी। उसने अमानत की तस्वीर को देखते हुए कहा, वैसे है तो क्यूट। खैर छोड़िए, मैं घर आ चुका हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कहते हुए आदित्य ने कॉल कट कर दिया। अब तक वो एक बड़े से मेंशन के सामने आ चुका था। कार के रुकते ही वो दरवाजा खोलकर मेंशन के अंदर चला गया। ये एक बड़ा सा आलीशान सा मेंशन था जिसमें कोई भी नहीं रहता था। आदित्य के अंदर आते ही सर्वेंट ने उसके लिए रूम रेडी करने के लिए कह दिया और उसे हॉल में बैठने के लिए कहकर उसके लिए पानी लाने के लिए चला गया। आदित्य ने पैर पर पैर चढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्द ही तुमसे तुम्हारा प्यार, तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ, और तुम्हें फिर से पहले की तरह अकेला कर दूंगा। जिस तरह से मेरी मॉम ने तुमसे तब तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था, तुम बिल्कुल अकेले हो गए थे, बिल्कुल अकेले, जिसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, ना फैमिली, ना प्यार, ना पैसा, ना कुछ। तुम फिर से दोबारा वैसे ही होने वाले हो। तुमसे तुम्हारा प्यार, फैमिली, पैसा, सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ, और तुम अकेले रह जाओगे, बिल्कुल अकेले। जैसे पहले तड़पते थे उसी तरह से तड़प तड़प कर तुम इस बार सच में जान दे दोगे। कहते हुए आदित्य ने दीवार पर लगी हुई तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, प्यारी बड़ी माँ, आपका बेटा बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। एपिसोड 167। इस वक्त आदित्य उपाध्याय अपने मेंशन के लिविंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। थोड़ी देर पहले ही उसने अपनी माँ अधीरा शेखावत के साथ बात की थी। कुछ देर के बाद उसने अपनी आंखें खोलकर खुद से कहा, मुझे तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना है अस्तित्व शेखावत, पूरी तरह से।
तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनी है और तुम्हारी खुशी अगर वो लड़की है तो मैं तुमसे उस लड़की को दूर कर दूंगा, इतना दूर कि तुम चाहकर भी उसे अपने पास नहीं ला पाओगे। कहते हुए आदित्य के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसके होठों पर इस वक्त बेहद जहरीली मुस्कुराहट थी जिसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। रात का वक्त, राठौर मैंशन। राठौर परिवार साथ में डिनर करने के बाद गार्डन में घूम रहा था। अमानत के चेहरे पर उदासी थी। मन्नत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ अमानत, क्या सोच रही है आप? अमानत ने मन्नत की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मम्मा हमें शादी करनी है, हमें हमारे प्रिंस चार्मिंग पर भरोसा नहीं है। मन्नत ने जैसे ही अमानत की बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, भरोसा नहीं है इससे क्या मतलब है आपका? जरा खुलकर बताएंगी? अमानत ने मन्नत की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आपने हमारे लंगूर को देखा है ना? वो कितना ज्यादा हैंडसम है, सारी चुड़ैल उस पर नजर डालती है, अगर किसी ने उसे नजर लगा दी तो हम क्या करेंगे मम्मा? हमें हमेशा डर लगा रहता है, अगर किसी ने उन्हें हमसे चुरा तो इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेना चाहते हैं। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, अमानत क्या बकवास सोचती रहती हो आप? अगर कोई आपसे प्यार करता है तो चाहे पूरी दुनिया की लड़कियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाए उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ आप है। और अगर आपकी शादी भी हो गई और उसे कोई और पसंद आ गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप समझ रही है बुद्धू लड़की? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं कर सकती से क्या मतलब है? आंखें निकाल लेंगे उस, समझता क्या है खुद को? किसी और को देखकर तो देखे, वो सिर्फ हमारा है मम्मा। अमानत की बात सुनकर मन्नत हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है वो सिर्फ आपका है और आप अभी छोटी हो, छोटे बच्चे अभी शादी नहीं करते। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, मम्मा आप भी 18 साल की थी जब आपकी शादी हुई थी, फिर हम क्यों शादी नहीं कर सकते? हमें शादी करनी है मम्मा, करनी है। हमारी शादी कल कर दो। पता है हमारा दिल कर रहा था कि हम भाग कर शादी कर ले, पर फिर लंगूर ने हमें समझाया कि आप सब तो शादी के लिए तैयार हो। अगर हम भाग कर शादी करेंगे तो आप सबको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अपने इस प्लान को हमने कैंसिल कर लिया। पर इसका ये मतलब नहीं है मम्मा कि आप हमारी शादी न करवाओ। हमारी शादी करवाओ वरना सच में भाग कर शादी कर लेंगे, और अगर लंगूर नहीं माना तो उसका किडनैप कर लेंगे। अमानत की बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ड्रामेबाज बेटी का क्या करे। उसने अथर्व की तरफ देखा जो कि कुछ दूरी पर खड़ा होकर कॉल पर किसी के साथ बात कर रहा था। मन्नत ने धीरे से कहा, देविल आपकी बेटी आपको बुला रही है, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। अथर्व जो कि कॉल पर बात कर रहा था, मन्नत की आवाज सुनकर उसने धीरे से कहा, आई विल टॉक टू यू लेटर। कहते हुए उसने कॉल कट किया और मन्नत और अमानत के पास आ गया। मन्नत ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, आपकी बेटी कह रही है कि उसे शादी करनी है, और अगर हमने उसकी शादी अभी नहीं करवाई तो आपकी बेटी हमें बताकर भागने की प्लानिंग कर रही है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, अमानत क्या कहा आपने? अमानत ने अथर्व की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, डैडी हमने ऐसा नहीं कहा, डैडी हमने बस इतना कहा कि हमें शादी करनी है। मम्मा ने कहा कि हम छोटी बच्ची है तो हमने मम्मा से बस इतना कहा कि जब उनकी और आपकी शादी हुई थी तो वो भी हमारे जितनी थी, तो फिर उनकी शादी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं? वैसे भी हमें जल्दी शादी करनी है, डैडी हमारी शादी करवा कर दो ना। और हमने बस मम्मा को बताया कि हम चाहते थे कि हम भाग कर शादी करें, पर हमने कि नहीं ये सोचकर कि आप लोगों को बुरा लगेगा। वैसे भी आप लोग हमारी शादी के लिए रेडी हो तो फिर हमें भाग कर शादी करने की क्या जरूरत है? अमानत की बात सुनकर अथर्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस मैंने आपसे कहा ना, फिलहाल आपकी शादी की उम्र नहीं है, पहले आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप शादी के बारे में सोचना। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, पर डैडी सच में हमें शादी करनी है, हम सच में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। हमारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वैसे भी पढ़ाई करके कौन से झंडे गाड़ दिए हमने। हमारा देवल म्यूजिक बजता है, गाना गाता है, हम भी म्यूजिक बजाना चाहते हैं, हम दोनों साथ में आर्टिस्ट बनेंगे, कितना मजा आएगा डैडी। मन्नत अमानत की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी जैसे बचपन से आयुष के पीछे पड़ी थी शादी के लिए, हमारी अमानत भी शादी के लिए अभी से पीछे पड़ गई है। लगता है कि हमें अमानत की शादी कर ही देनी चाहिए। आखिर हमारी बेटी को शादी करनी है तो हम क्यों उसे रोक रहे हैं?
मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने अमानत को गले से लगाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। अमानत बच्ची है पर हम बच्चे नहीं है जो हम उसकी अनवांटेड डिमांड को पूरी करेंगे। शादी होगी पर अभी नहीं, और रही बात शादी की तो सबसे पहले अस्तित्व को शादी के लिए हमसे पूछना होगा, तभी हम शादी के लिए मानेंगे। काफी देर तक बात करने के बाद आखिर में सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो गए। अमानत ने अपने बेड पर आकर मुंह बनाते हुए कहा, कोई हमारी शादी ही नहीं करवाना चाहता, हम क्या करें। लंगूर भागने के लिए तैयार नहीं है, मम्मा डैडी शादी के लिए तैयार नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। भगवान जी सुमन, कहते हुए अमानत ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और सुमन का नंबर डायल कर दिया। 2-3 रिंग के बाद दूसरी तरफ से सुमन ने कॉल उठाकर गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या हुआ, इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है। अमानत ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, रात के 12 बजे बज रहे हैं और तू इतनी जल्दी सो रही है। अमानत की बात सुनकर सुमन ने कहा, 12 बजे इंसान सोता है अमानत, और मैं भी इंसान हूँ। अगर मैं इंसान की तरह 12 बजे सो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। सुमन की बात सुनकर अमानत ने कहा, सुमन नॉर्मल इंसान 12 बजे सोते हैं, पर तुम चुड़ैल हो। तुम रात के 2 बजे तक जागती रहती हो, तो 12 बजे तुम्हारे लिए सोना कोई नॉर्मल बात नहीं है, तुम्हारे लिए ये बहुत खतरनाक बात है। जो लड़की सुबह कभी कभी 6 बजे तक जागती रहती है, वो अगर 12 बजे सो गई तो फिर ये तो मुझे बहुत अजीब लगेगा ना। वैसे ये सब छोड़ो और बताओ कि इतनी ज्यादा गहरी गहरी सांस क्यों ले रही हो। तुम्हारे रूम में कोई है क्या। अमानत की बात सुनकर सुमन ने अपने सामने बैठे वेदांत की तरफ देखकर जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, रूम में कौन। रूम में तो मैं हूँ, फैन है, कुशन है और अंधेरा है और सन्नाटा है। सुमन को इस तरह से हड़बड़ा कर बात करते हुए देखकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब रूम में कोई है, मतलब रूम में वेदांत है। इसका मतलब तुम दोनों रोमांस कर रहे हो। तुम दोनों रोमांस कर रहे हो और हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा लंगूर आया ही नहीं। ये क्या बात हुई। कहते हुए अमानत की आवाज रोने जैसी हो गई। सुमन ने अमानत से कहा, व्हाट आर यू डूइंग। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हम तो सुसाइड की तैयारी कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि तुम्हारे पास कितना प्यारा बॉयफ्रेंड है और हमारे पास कितना बुरा बॉयफ्रेंड है जो हमारी कदर ही नहीं करता, जिसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमसे मतलब होता तो यहाँ पर होता, पर वो हमसे मिलने के लिए आया ही नहीं। दोपहर में हमें घुमाने के लिए भी नहीं लेकर गया, तो अब हमें रोना चाहिए ना, हमें उदास होना चाहिए ना। तो हम उदास है, मरने की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो और हम सच में बहुत ज्यादा अनलकी। हमरा लंगूर हमें कहीं लेकर नहीं जाता। वेदांत से कहो ना कि हमारे लंगूर को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दे। अमानत की बात सुनकर सुमन ने वेदांत की तरफ देखा जो कि हंसते हुए उसे ही देख रहा था। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस इंसान को यहाँ पर बुलाने के लिए मुझे बालकनी से गिरने का नाटक करना पड़ा, तब जाकर ये इंसान यहाँ पर आया और तुम कह रही हो कि इस इंसान से अस्तित्व को कुछ सीखना चाहिए। मतलब तुम भी बालकनी से कूदकर सुसाइड करना चाहती हो और उसके बाद अपने लंगूर को बुलाना चाहती हो। अमानत ने सुमन की बात सुनकर हैरानी से कहा, क्या हमें नहीं कूदना बालकनी से। हम क्यों कूदेंगे। अगर हमारे हाथ पैर टूट गए तो, हम लंगड़े लूले हो गए तो फिर हमें कौन संभालेगा। हमें लंगड़ा लूला नहीं होना और ना हम कूदने वाले हैं। हमारे लंगूर को खुद ही आना होगा जैसे पहले आता था और गाने गाता था हमारे लिए। कितने दिन हो गए उसने हमारे लिए कोई गाना ही नहीं गाया। हमारा छोटा सा दिल कितना ज्यादा दर्द कर रहा है। हमें तो लगा था कि जब एक बार हम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे वो हमेशा हमारे लिए गाने गाते फिरेगा, पर तब से तो उसने हमारे लिए गाना गाना बंद कर दिया। हमारा छोटा सा प्यारा सा दिल सच में टूट चुका है। अमानत ने इतना कहा ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी बालकनी में खड़ा है। उसने धीरे से कहा, सुमन लगता है कि कोई चोर हमारे घर में आ गया है। अमानत की बात सुनकर सुमन ने हंसते हुए कहा, अमानत तेरा दिमाग खराब है। जितनी टाइट सिक्योरिटी तेरे घर की है ना, चोर का आना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। हो सकता है कोई बिल्ली हो, चूहा हो, खरगोश हो या फिर कोई इंसान हो। कहते हुए सुमन ने हंसते हुए कॉल कट कर दिया। सुमन की बात सुनकर अमानत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, कोई इंसान। कहते हुए अचानक से अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, लंगूर तो हमारा कॉल भी नहीं उठा रहा, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आएगा। आना होता तो पहले ही आ जाता, पर उसे तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। सच में बहुत ज्यादा मतलबी है। सबसे ज्यादा बुरा लंगूर। कहते हुए वो खड़ी हो गई और बालकनी के दरवाजे के पास आ गई। जैसे ही वो दरवाजे के पास आए उसके कानों में गिटार की म्यूजिक सुनाई दी।
म्यूजिक की आवाज सुनते ही ना चाहते हुए अमानत की आंखों के सामने अस्तित्व का चेहरा घूमने लगा और उसके होठों पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीरे से कहा, हमारा लंगूर आ गया। उसने इतना कहा ही था कि उसे कुछ दूरी पर खड़ा अस्तित्व नजर आया जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। हाथों में गिटार लेकर वो मुस्कुराते हुए अमानत की तरफ देखकर म्यूजिक बजा रहा था। अमानत उसे देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, कितना ज्यादा हैंडसम है, इसे जल्दी से छुपा कर रखना होगा वरना कोई चुड़ैल चुरा लेगी और अगर किसी चुड़ैल ने चुरा लिया तो हमारा क्या होगा। अमानत खुद से बात कर रही थी। वही अस्तित्व अमानत की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए गिटार के तारों पर अपनी उंगलियां चला रहा था। एपिसोड 168। अस्तित्व अमानत के पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक हाथ से अमानत को अपने करीब खींचा और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर गिटार बजाते हुए गाना गाने लगा। स्टॉट मेल वॉइस, मेरे दिल की आवाज में, तू हर लफ्ज में, तेरे बिना अधूरी है मेरी हर सांस में, तू है जहां मैं हूं वहां, ख्वाबों में तू ही बसा है सदा। अस्तित्व की आवाज सुनकर अमानत जैसे किसी और की दुनिया में चली गई। वो बस अस्तित्व की आंखों में देख रही थी जो कि इस वक्त बहुत प्यार से उसे देख रहा था। कोरस वॉइस, मेरा इश्क है तू, मेरा वजूद है तू, हर धड़कन में तू ही तू, जीना तुझसे है मेरा, रहना तुझ में है सारा, हर लम्हा बस तुझसे जुड़ा। अमानत जो कि अब तक चुप थी, अस्तित्व के गाने को आगे बढ़ते हुए उसने खुद गाना शुरू कर दिया। फीमेल वॉइस, तेरी नजरों में खोई हूँ, तेरे बिना अधूरी हूँ, तेरे बिना ना आए सवेरा, साया बन के साथ चलूं, तेरे दिल के करीब रहूं, तू ही है अब मेरा बसेरा। अमानत के साथ अस्तित्व ने भी मिलकर गाना गाना स्टार्ट कर दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बहुत प्यार से एक साथ गा रहे थे। कोरस दोनों वॉइस, मेरा इश्क है तू, मेरा वजूद है तू, हर धड़कन में तू ही तू, जीना तुझसे है मेरा, रहना तुझ में है सारा, हर लम्हा बस तुझसे जुड़ा। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए आगे की लाइंस गाई। मेल वॉइस, तेरे बिन ये दुनिया लगे सुनी, तू ही है मेरी जिंदगी की कहानी, हर खुशी में तेरा नाम लिखा, हर गम में तूने साथ दिया। अमानत ने अस्तित्व को गले लगाकर धीरे से अपने दिल के जज्बातों को उसके सामने रखते हुए ये लाइन गाई। फीमेल वॉइस, तेरी बाहों में सुकून है पाया, तू ही है मेरा वो ख्वाब सच्चा, सपनों में जब तू आता है, दिल मेरा खुशियों से झूम जाता है। अस्तित्व ने अमानत को खुद से दूर करके उसके चेहरे की तरफ देखकर अमानत के साथ गाना शुरू किया। कोरस दोनों वॉइस, मेरा इश्क है तू, मेरा वजूद है तू, हर धड़कन में तू ही तू, जीना तुझसे है मेरा, रहना तुझ में है सारा, हर लम्हा बस तुझसे जुड़ा। आखिर में जब गाना खत्म हुआ तो अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखा और मजबूती से उसे अपने सीने से लगा लिया। अमानत ने अस्तित्व के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में यहाँ पर आ गए। वैसे लंगूर, क्या सच में तुम यहाँ पर हो या फिर हम सपना देख रहे हैं? वैसे भी हम बहुत बार तुम्हारे पास आने का सपना देखते रहते हैं, इसलिए कभी कभी हमें खुद पर शक होता है कि कहीं सच में इस बार तो हम सपना नहीं देख रहे हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व को हंसी आ गई। उसने अमानत के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें लग रहा है कि तुम सपना देख रही हो? अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मासूम सी आवाज में कहा, हाँ हमें लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं, बड़ा वाला खतरनाक वाला सपना। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, इडियट लड़की, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैंने तुम्हारे लिए इतना प्यारा गाना गाया, तुम्हारे लिए म्यूजिक बजाया और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम सपना देख रही थी। अगर सपना इतना खूबसूरत होता तो लोग सिर्फ सपने में ही जीते। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, इसका मतलब तुम हमारे सामने हो, हमारे लिए गाना गा रहे थे? अपने कान खोलकर सुन लो, हमारे अलावा किसी और के लिए गाना नहीं गाना तुम। हमें बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि तुम हमारे अलावा किसी और के लिए गाना गाओ, समझ गए? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और के लिए गाना गाने का शौक भी नहीं है। मिसेज फ्यूचर अस्तित्व शेखावत। अस्तित्व के मुंह से खुद के लिए फ्यूचर अस्तित्व शेखावत सुनकर अमानत के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो, हमें छोड़ो, अगर डैडी भाई ने देख लिया वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डैडी भाई, तुम्हारी मम्मा, सबको पता है कि इस वक्त मैं तुम्हारे रूम में हूँ और वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं गाना गा रहा हूँ, इसलिए फिक्र मत करो, वो कुछ गलत नहीं सोचेंगे।
उन्हें मुझ पर भरोसा है। जब उन्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या डैडी भाई और मम्मा तीनों ने तुम्हें देख लिया? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उनसे मिलने के बाद मैं गार्डन से चढ़कर तुम्हारे रूम में आया हूं ताकि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। अगर उन्होंने मुझे गलत समझ लिया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर कर लिया तो इसलिए मैं पहले उनको बताने के लिए गया था कि मैं उनकी प्यारी रूठी हुई बेटी को मनाने के लिए आया हूँ। मैंने उन्हें पहले गाना गाकर भी सुनाया और बताया कि यही गाना गाकर मैं उनकी बेटी को मनाने वाला हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो लंगूर? पहले तुमने हमारे घर वालों को गाना गाकर सुनाया और उन्हें बताया कि तुम हमें ये गाना गाकर मनाने वाले हो। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर हंसते हुए कहा, इडियट लड़की, जब मैं बाहर आ रहा था तो तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे देख लिया, वैसे भी वो मेरे होने वाले सास ससुर है, उनसे क्यों डरूंगा मैं तो उनके सामने बिना किसी शर्म के सीधा तुम्हारे रूम में आ गया। उनसे तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और उन्होंने भी कुछ कहा नहीं। इसका मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे और मेरे मिलने से। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम इतना क्यों डर रही हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने हैरानी से कहा, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, क्या वहां पर भाई भी थे? भाई ने भी कुछ नहीं कहा। अमानत के सवाल को सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, भाई पापा मम्मा मेरे बारे में बात कर लो, यहाँ पर मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ पर तुम मुझे छोड़कर अपने परिवार के बारे में बात कर रही हो। तुम अपने परिवार के साथ यहीं पर रहती हो, इसलिए फिलहाल मेरे बारे में बात करो। अस्तित्व के चेहरे पर इरिटेशन देखकर अमानत ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, तुम्हारे बारे में क्या बात करें हम? अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बारे में क्या बात करनी है? ठीक है, मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी तो मत करो, मैं तुम्हें अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता हूँ। उनके बारे में बात करते हैं। वो कितनी खूबसूरत थी, कितनी प्यारी थी, मेरी कितनी तारीफ करती थी। मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत, जो कि मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देख रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए थे जैसे वो अस्तित्व की गर्दन दबाकर उसका खून कर देगी। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो जरूरी तो नहीं कि बाकी लड़कियों को भी मुझ में इंटरेस्ट ना हो। वाकई बहुत सारी लड़कियां मुझ में इंटरेस्टेड थी, मैं उनके बारे में बताना चाहता था। अमानत ने गुस्से से आगे बढ़कर अस्तित्व की कॉलर को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, हमें पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर हमें तुम्हारा ये झूठ भी बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ आया? कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखे, तुमसे इम्प्रेस हो, तुम्हारी तारीफ करे या ना करे, आई डोंट केयर। तुम सिर्फ हमारी तरफ देखोगे और हम सिर्फ तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम सिर्फ हमारी तारीफ करोगे, समझ आया तुम्हें मिस्टर लंगूर? अगली बार से हमें परेशान करने के लिए इस तरह के नाटक तो करना ही मत, वरना तुम्हारा और तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड, तुम्हारी उस प्यारी दोस्त जो भी है, उसका खून कर देंगे। और हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच में ऐसा करेंगे। अमानत का गुस्सा देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ माय गॉड, इतना गुस्सा? अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, हमें इससे ज्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि बता नहीं सकते। फिर भी हम जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने प्यार से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मेरी जान? गुस्से में कयामत लगती हो, कयामत, और तुम्हारी ये कयामत जैसी आंखें, तुम्हारा ये कयामत जैसे रूठना मुझे और भी ज्यादा तुम्हारा दीवाना बनाता है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, अच्छा, अभी तक तो तुम किसी और के दीवाने थे और अब हमारे दीवानी बन गए हो। तुम्हें पता है लंगूर, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, बिल्कुल बाकी आदमियों की तरह जो एक लड़की को छोड़कर दूसरी लड़की की तरफ देखते रहते हैं। तुम जानबूझकर हमें जालस फील करवाने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हो। तुम्हें पता भी है, जब हमें पता चला था कि हमारे लंगूर और हमारे प्रिंस चार्मिंग दोनों तुम ही हो तो हमें कितना अच्छा लगा था, हम कितना ज्यादा खुश हो गए थे। हमें ऐसा लगा था जैसे हमें सब कुछ मिल गया हो। पर जब भी तुम हमें इस तरह से चिढ़ाते हो ना, हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा रोना भी आता है ये सोच सोच कर कि तुम हमारे सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। पर हम खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, तुम्हें तो हमारी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अमानत के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा सच में उदास लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को रोने से रोका हुआ हो।
अस्तित्व ने अपने दोनों कानों को पकड़कर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सॉरी ना, अगली बार से ऐसा कभी नहीं कहूँगा, और वैसे भी कितनी भी लड़कियां मेरी दीवानी क्यों ना बन जाए, मुझे उनमें से किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे उनमें से किसी से क्यों मतलब हो, जब मेरे पास इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड है, प्लीज माफ कर दो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम होते कौन है तुम्हें माफ करने वाले? हम तो नाराज भी नहीं हो सकते ना जो तुम्हें माफ कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें जो करना है करो। कहते हुए अमानत जाकर कुर्सी पर बैठ गई। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व उसके पास आ गया। उसने अमानत के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अमानत सुनो ना। अमानत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, क्या सुने? सुनने के लिए कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा है, तो हमें क्या सुनना चाहिए? कुछ भी नहीं, छोड़ो हमारे हाथ को। वैसे भी ऐसी लड़की को हाथ क्यों लग रहे हो जो लड़की तुम्हें पसंद ही नहीं है? अमानत की नौटंकी देखकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, ठीक है, अब जब तुम मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं भी अब माफी नहीं मांगूंगा। जा रहा हूं, मैं उनमें से किसी के पास चला जाऊंगा। कहते हुए अस्तित्व जाने ही वाला था कि अमानत ने गुस्से से कहा, किसके पास जा रहे हो? सूजी चुड़ैल के पास। उस चुड़ैल की तो ऐसी की तैसी। उसके बाल काटकर उसे गंजा कर देंगे, उसके हाथ और पैर भी काटकर उसके हाथों और पैरों के छोटे छोटे टुकड़े करके जंगली कुत्ते को खिला देंगे। उस सूजी ने तुम पर काला जादू किया है लंगूर, हमें पक्का यकीन है, हम कल ही तुम्हें किसी बाबा जी के पास लेकर जाएंगे। मतलब सॉरी कहने की जगह पर तुम पलट कर जा रहे हो, जरूर उस सूजी चुड़ैल के पास जाओगे तुम। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अमानत के पास आकर झटके से उसे गोद में उठाते हुए कहा, तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये इतनी सारी बकवास आती कहाँ से है? अमानत ने गुस्से से कहा, छोड़ो हमें, हम तो बकवास करते हैं ना, बकवास करने वाली लड़की से बात क्यों करते हो? छोड़ो छोड़ो, बिल्कुल बात मत करो हमसे, दूर रहो हमसे। कहते हुए अमानत उसकी गोद में उछलने लगी। अस्तित्व ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, छोड़ना होता तो पकड़ता ही नहीं, समझ आया तुम्हें? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, छोड़ना होता तो पकड़ता नहीं, तो फिर पकड़ा क्यों? छोड़ दो हमें। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ूंगा तो जिंदगी भर नहीं, जिंदगी भर तुम्हें अस्तित्व शेखावत के पास उसकी बनके रहना है अमानत राठौर। और रही बात सूजी की, तो सूजी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, समझ आया तुम्हें? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हम बेवकूफ़ नहीं है, बुद्धू जरूर है। हमने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, और हमें ये भी पता है कि तुमने भी जरूर देखा होगा। हमें अच्छे से याद है, ये वही चुड़ैल है जिसने बनारस में हमारे साथ लड़ाई की थी, और इसी चुड़ैल ने मजबूती से हमारी बाजू को पकड़ा था। ये तब से तुम्हारे साथ है ना? इतने सालों में तो किसी को भी तुमसे प्यार हो जाएगा, इतने टाइम में उसे भी तुमसे प्यार हो चुका है, तो उसे अपने पास क्यों रखते हो तुम? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।